वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे आप सभी को पता है, हर सब्जेक्ट कोड की क्लासेस में रेगुलर आपके इस चैनल पर ले रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट कोड कवर करने की, स्पेशली वो सब्जेक्ट कोड जो मोस्ट टिपिकल आपको लगते हैं, जो सेल्फ स्टडी से कवर नहीं किए जा सकते। ये जो सब्जेक्ट कोड आज आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी अंग्रेजी भाषा को कैसे पढ़ाया जा सकता है। हाउ टू टीच अ इंग्लिश लैंग्वेज अ सेकंड लैंग्वेज एज अ इंग्लिश, यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उसको लेकर आपका ये सब्जेक्ट कोड है। ज़्यादातर लोगों के पास, स्पेशली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के पास ये हो सकता है, और ज़्यादातर डिमांड के कारण मैं इसका फर्स्ट ब्लॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इसका सेकंड ब्लॉक भी आपके लिए लेकर आया जाएगा। आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट ब्लॉक की। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिए कि इस बुक का नाम क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या नाम है इस बुक का? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि लैंग्वेज को पढ़ाया कैसे जाए, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाया जाए, टीच किया जाए। टीच यानी पढ़ाना। डन दोस्तों। इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे कुछ लगभग कितनी 4 यूनिट। कितनी यूनिट हम इसमें कवर करेंगे? 4 यूनिट्स। पहला है द लैंग्वेज लर्नर, यानी कि लैंग्वेज को सीखने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं लैंग्वेज लर्नर। किसी भी भाषा को सीखने वाला व्यक्ति के अंदर क्या खास विशेषताएं होती हैं, कैसे व्यक्ति किसी भी लैंग्वेज को सीखता है, एक लर्नर के अंदर क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ताकि वो एक लैंग्वेज को बेहतर तरीके से सीख पाए। इसके अलावा द अनरीच्ड लर्नर। अनरीच्ड लर्नर का मतलब हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड, है ना। क्या कह सकते हो आप इसको? डिसएडवांटेज्ड लर्नर। अब आप कहेंगे सर डिसएडवांटेज लर्नर का क्या मतलब हुआ? यानी देखिए, हर किसी के पास शिक्षा के समान अवसर नहीं होते, बात आप भी मानते हैं। तो जिनके पास शिक्षा के समान अवसर नहीं होते दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं डिसएडवांटेज चाइल्ड या फिर अंडर प्रिविलेज्ड चाइल्ड, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती किसी भी चीज को सीखने की। आज के समय ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, तो भारत के हर कोने में बैठा बच्चा ऑनलाइन क्या कर पाता है? प्रिपरेशन कर पाता है। यही कारण है कि आज के समय कॉम्पिटिशन भी काफी ज्यादा टफ हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो ये एक अच्छी चीज है कि अनप्रिविलेज्ड बंदा या फिर डिसएडवांटेज्ड जो हमारे क्या लर्नर हैं, जिन्हें हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनरीच्ड लर्नर, जिन तक शिक्षा की पहुंच नहीं है, आज के समय में उन तक भी शिक्षा पहुंच पा रही है। यही एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। इसके अलावा द लर्नर विद स्पेशल नीड्स। अब आपको पता है कुछ जो व्यक्ति होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, जिन्हें हम यहाँ पर लर्नर कह रहे हैं, सीखने वाला, तो जो अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनकी कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी होगी, उसका एग्जांपल मैं आगे भी आपको दूंगा। क्या आपने मूवी देखी होगी? आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर। उसमें एक बच्चे की स्टोरी दिखाई है और आमिर खान एज ए टीचर दिखाया गया है। उस बच्चे को एक बीमारी होती है जिसे आप डिजीज ना कह के एक डिसऑर्डर कह सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं दोस्तों? डिसलेक्सिया। ठीक है, जो कि आपके रिलेटेड होती है किससे? स्टडी प्रॉब्लम से, यानी जिसको पढ़ने लिखने में या रीडिंग में क्या होती है दोस्तों? दिक्कत होती है। रीडिंग और राइटिंग में जिस व्यक्ति को दिक्कत होती है, उस डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इस तरीके के जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। साथ साथ यूनिट 4 में हम बात करेंगे हेल्पिंग द लर्नर टू बी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब यह है, एक तरीके से आप ऑटोनोमस को मान सकते हैं सेल्फ लर्निंग या फिर सेल्फ स्टडी। आम भाषा में आप कह सकते हैं सेल्फ स्टडी, कि कैसे किसी बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट किया जाए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको कैसे मोटिवेट किया जाए ताकि आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख पाए। उसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑटोनोमस स्टडी। तो हम किसी भी क्लासरूम में, किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे एक ऐसा सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए कि बच्चा, स्टूडेंट या लर्नर जिसे हम कह रहे हैं, वो बेहतर ढंग से सीख पाए। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे दूसरे चैनल स्पीकिंग वाला को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर बहुत सी क्लासेस पड़ी हुई हैं जो मैंने ली हैं, उन्हें आप जाकर जरूर देखिए। वो आपको जरूर हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। तो इन 4 यूनिट्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एक यूनिट से हम यहाँ पर क्या करते हैं? शुरू करते हैं। पहली यूनिट जो है, इस यूनिट का नाम क्या है दोस्तों? इस यूनिट का नाम है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंसेस लर्निंग एट स्कूल। यानी कि जो एक सीखने वाला होता है, जो दोस्तों क्या होता है? एक सीखने वाला होता है लर्नर, यानी कि आप यहाँ पर लर्नर को एज ए स्टूडेंट मान सकते हैं जो स्टडी करता है। तो इसके अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। कितना बड़ा शब्द है, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना, वो ऐसी कौन सी विशेषताएं इसके पास होती हैं दोस्तों? ऐसी कौन सी विशेषताएं होती हैं जो स्कूल को क्या करती है? स्कूल में होने वाली लर्निंग को, स्कूल लर्निंग को क्या करती है? इफेक्ट करती है।
है ना, उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में छपने वाला प्रश्न है। अगर बात करें तो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर में इससे पहले आ चुका है ना। 2022 में भी ये क्वेश्चन आया है और 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है कि ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लर्नर की जो लर्निंग को क्या करती है, इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहली लर्नर की विशेषता होती है जनरल स्कॉलस्टिक एबिलिटी। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, आप भी सोचो 2 तरीके के बच्चों की बात हम यहाँ पे करेंगे। एक बच्चा वो है जो बहुत ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट है, जिसका आईक्यू क्या है, बहुत ज्यादा है ना, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसका ज्यादा है, बुद्धि लब्धांक जिसका ज्यादा है। और एक वो बच्चा भी स्कूल में पढ़ रहा है, वो लर्नर भी है जिसका आईक्यू लेवल काफी ज्यादा लो है। तो क्या इसका इंपैक्ट हमारे स्कूल लर्निंग पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अब टीचर को इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, ये कभी मत भूलना आप, किस तरीके से पढ़ाया जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा एज ए टीचर, अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं, कि इस तरीके का मटेरियल बनाया जाए, इंग्लिश को इस तरीके से सिखाया जाए कि जो कम आईक्यू वाला बच्चा है वो भी सीख पाए और जो हाई आईक्यू वाला बच्चा है उसको भी इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अगर आप ज्यादा आसान सिखाएंगे तो इसको तो समझ में आएगा, है ना, लो आईक्यू वाले को तो समझ में आएगा आसान चीजें, लेकिन हाई आईक्यू वाले के लिए बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएंगी। और अगर ज्यादा हाई पढ़ाओगे तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जो कि आपकी लर्निंग को इंपैक्ट कर सकती है। तो क्या लर्निंग को इंपैक्ट सबसे ज्यादा करता है? जनरल स्कॉलस्टिक एबिलिटी, यानी कि आपके अंदर जो क्या होती है, आपकी एकेडमिक एरिया होता है किसी बच्चे का, बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है स्कूल में लर्निंग को। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी और आवाज मेरी आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी इस क्लास में। क्लियर? चलिए, इसके अलावा एक तो फैक्टर ये हो गया आपका। दूसरा फैक्टर क्या है? लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? एप्टीट्यूड इज सिमिलर लाइक एटीट्यूड। आप मान सकते हैं अभिक्षमता और व्यवहार एक ही बात है आपकी, एटीट्यूड। मान लीजिए आप इंग्लिश भाषा को सीखना ही नहीं चाहते, तो आप कहते नहीं है कि जिस चीज को हम दिल से करना नहीं चाहते वो अच्छे से नहीं होता, यानी जिस काम को मन से नहीं किया जाता वो ठीक प्रकार से नहीं होता। तो अगर बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर लैंग्वेज को सीखने का एप्टीट्यूड नहीं होगा तो ये सीधा सा इंपैक्ट करेगा किसको? स्कूल में होने वाली लर्निंग को। और हमें यही बताना है, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्कूल में लर्निंग को इंपैक्ट करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लर्नर के। तो क्या है? एप्टीट्यूड। लर्नर का जो एप्टीट्यूड होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं क्या करता है? लर्निंग को इंपैक्ट करता ही करता है। इसके अलावा लर्निंग स्टाइल, आपको पता है 5 उंगली बराबर नहीं होती, है ना। हर लर्नर में क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति हमारी वीडियोस देख के ही समझ जाता हो, कुछ ऐसे होते हैं उन्हें किताब से अच्छा समझ में आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लाइव क्लास लेके और ऑफलाइन क्लास में मजा आता है जहाँ टीचर उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा हो, कुछ लोगों से मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता। इन्हें ही हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इन्हें हम लर्निंग स्टाइल्स भी कह सकते हैं। हर बच्चे का सीखने का तरीका, हर लर्नर के सीखने का तरीका क्या होता है? कहीं ना कहीं अलग होता है और ये भी इंपैक्ट करता है स्कूल में होने वाली लर्निंग को। तो मैंने आपको कितने टोटल फैक्टर बता दिए यहाँ पर? मैंने आपको बता दिए 3 फैक्टर कि किस तरीके से स्कूल में बच्चे की लर्निंग क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है आपकी। क्लियर? इसके अलावा लास्ट फैक्टर जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है लर्निंग को, वो क्या है? पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन। पर्सनैलिटी डिस्पोजिशन का मतलब क्या है यहाँ पर? एक तो हो गई आपकी फीलिंग्स, दूसरा हो गया इमोशंस, तीसरा हो गया सोशल इंटरेक्शंस। इमोशंस और सोशल इंटरेक्शंस। आप एक बात बताइए, आप कब बेहतर पढ़ पाते हैं? जब आप स्ट्रेस में होते हैं या जब आप हैप्पी होते हैं? तो आप सीधा सा कहेंगे सर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो यहाँ पर हमारी जो स्टडी होती है वो क्या हो पाती है? कम हो पाती है। लेकिन जब हम हैप्पी होते हैं तो थोड़ा भी पढ़ते हैं तो क्या रहता है? याद रहता है, स्टडी हमारी अच्छी प्रकार से हो पाती है। तो ये सीधा सीधा इमोशंस का पंगा है जो हमारी लर्निंग को क्या करता है? इंपैक्ट करता है। ये बेकार इंपैक्ट करेगा तो ये अच्छा इंपैक्ट डालेगा। ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये क्या होना चाहिए? ये एक स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट, एक लर्नर की फीलिंग्स, उसके इमोशंस और उनकी सोशल इंटरेक्शंस, आपस में बातचीत कहीं ना कहीं लर्निंग को बेहतर बनाती है। जहां पर आपस में बातचीत के अवसर नहीं मिलते वहां पे अच्छा डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। अब आप ही देखिए, आपकी इग्नू वाले जो स्टूडेंट है जो ओडीएल से डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे हैं, उन्हें कभी कॉलेज जाने का मौका ना के बराबर मिलता है। तो क्या आपके ग्रेजुएशन में दोस्त बन पाते? आप कहेंगे नहीं बन पाते सर। वो थोड़ी बहुत जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो आप लाइव चैट में भले ही आपस में बात कर लेते हो, लेकिन सोशल इंटरेक्शन ना होने के कारण उस लेवल की लर्निंग नहीं हो पाती जो हमारी स्कूलों में हुई है। बहुत नई चीजें हमें सीखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया।
क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूं एक बार। क्वेश्चन था आपका कि लर्नर की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो क्या करती हैं, लर्निंग को स्कूल में प्रभावित करती हैं। ये जो इन्फ्लुएंस शब्द है ना दोस्तों, इस पर फोकस करना। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज पर क्या डालना, प्रभाव डालना, इफेक्ट करना। आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, ये क्वेश्चन छपेगा पेपर में। 4 पॉइंट मैंने आपको इसके बताए। जनरल स्कॉलस्टिक एबिलिटी, आप इन्हें नोट कर लेना। इसके अलावा लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल्स और क्या, फीलिंग इमोशंस, ये भी क्या करते हैं, लर्निंग को इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस बार आपके एग्जाम में छपेगा, देख लेना आप 100%। आपसे पूछा जाएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप ही बताइए, अगर मैं आपसे कहूं आपके अंदर कोई स्किल है तो वो क्या है। तो हो सकता है आपके अंदर कोई एक स्किल हो, कुछ लोगों में हो सकता है एक से ज्यादा स्किल हो। तो यही होता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। एक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा बुद्धि पाई जाती है। आप कहेंगे सर एक से ज्यादा, हमने तो सुना था एक ही होता है। नहीं, ब्रेन एक होता है। आप दोनों चीजों में अंतर समझिए। एक होता है ब्रेन जो कि एक बायोलॉजिकल टर्म है, और एक क्या है, माइंड। माइंड क्या होता है, ब्रेन के यूज करने की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं माइंड, है ना। तो कहते नहीं है थोड़ा माइंड लगाओ, ब्रेन लगाना कोई नहीं कहता, माइंड लगाओ। माइंड का मतलब क्या है, माइंड इज लाइक बुद्धि, इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं। हम यहाँ पर ब्रेन की बात नहीं कर रहे, ब्रेन हर व्यक्ति में एक ही है, हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंसेस की, यानी कि क्षमताओं की। हर व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा क्षमताएं हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो कुछ फिल्म एक्टर्स हैं, वो फिल्म एक्टर्स होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी है, यानी उनमें राजनीति भी बुद्धि भी है ना, एक नेता वाली लीडरशिप का स्किल भी है। कुछ कुछ क्रिकेटर्स जो है वो अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं, है ना। जैसे आप देखो विराट कोहली बहुत सारे एड्स में अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो उनके अंदर देखो स्पोर्ट्स का टैलेंट तो है ही, साथ साथ एक्टिंग का टैलेंट भी है। आप भी कहोगे सर हमारे अंदर भी कई टैलेंट है। कुछ स्टूडेंट पढ़ भी रहे होते हैं, छोटे छोटे कोचिंग खोल के पढ़ा भी रहे होते हैं, और साथ साथ यूट्यूब भी चला रहे होते हैं। तो वो क्या है, वो आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहलाती है। जब व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा बुद्धि पाई जाती हो उसे हम कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि आपके दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। इसके बारे में आपको बताता हूं, समझना जरा ध्यान से। क्लियर, देखिए एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं आपके जिनका नाम था क्या, हार्वर्ड गार्डनर। क्या नाम था, हार्वर्ड गार्डनर। आपको नाम से पता चल गया होगा, एक अंग्रेज व्यक्ति ये हुए हैं, है ना। इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। कब दी थी, 1983 में इन्होंने क्या दी थी, अपनी एक थ्योरी दी थी। ये सब आपको पेपर में लिखना है। इन्होंने उसमें बताया कि टोटल कितने प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस होती है टोटल 8 प्रकार की। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो कि हम मैथ सोल्व करते हैं वहां पर यूज होती है, क्योंकि मैथ में जो बुद्धि लगती है उसका इस्तेमाल कहीं और मुश्किल से ही हो पाता है। मैथ के लिए अलग इंटेलिजेंस चाहिए होती है। आपने देखा होगा, हो सकता है कई बार ऐसा पाया गया है कि एक आईएएस ऑफिसर भी मैथ्स में कई बार क्या रहते हैं, थोड़े कमजोर रह जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनमें बाकी इंटेलिजेंस तो अच्छी है लेकिन लॉजिकल बुद्धि या फिर मैथमेटिकल बुद्धि जो होती है कई बार कम पाई जाती है। ये मैथ सोल्व करने में काम आती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में काम आती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस होती है ये स्पोर्ट पर्सन में अच्छे से मिलती है। जैसे कहते नहीं है कि विराट कोहली बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्या करते हैं, अपना बैट घुमाते हैं, क्योंकि उनके अंदर काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिशियन में पाई जाती है। स्पाशियल थिंकिंग, जो ड्राइवर्स होते हैं, जैसे डीटीसी के, दिल्ली में डीटीसी के ड्राइवर इतनी इतनी सी जगह में क्या कर देते हैं, बस को काट देते हैं, इतनी बड़ी बस को, है ना, और इतनी इतनी जगह से बचा के निकाल लेते हैं। और हरियाणा के ड्राइवर तो रोडवेज के इससे भी बेहतरीन माने जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्पाशियल थिंकिंग होती है। स्पाशियल थिंकिंग क्या होती है, जो कि स्पेस से रिलेटेड होती है, ड्राइविंग वगैरह में काम आती है। देखो बाइक तो कोई भी चला ले, लेकिन स्पेस को किस तरीके से मैनेज करना है, इतने स्पेस से मेरी गाड़ी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये स्पाशियल थिंकिंग होती है, स्पाशियल इंटेलिजेंस होती है। तो कितनी हो गई आपकी, लॉजिकल मैथमेटिकल एक, दूसरा लिंग्विस्टिक, तीसरी होगी बॉडीली काइनेस्थेटिक, चौथी होगी आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पांचवी होगी स्पाशियल, और एक होगी आपकी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या है, जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपकी कौन सी बुद्धि यूज होती है, तो आप कहेंगे सर हमारी बुद्धि यूज होती है इंटरपर्सनल। ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम जो मार्केट में चल रहा है उसमें हम सबसे ज्यादा अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इंटरपर्सनल। जब हम किसी के साथ संबंध बना रहे होते हैं तो हमारी कौन सी बुद्धि इस्तेमाल होती है, आप कहेंगे सर हमारी इंटरपर्सनल बुद्धि यहाँ पर क्या होती है, इस्तेमाल होती है। समझ में आया आपको इतनी सी बात, ठीक है। इसके अलावा एक होती है हमारी इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होती है, जो हम खुद के बारे में, सेल्फ स्टीम की बात करते हैं, जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। जैसे पूरे दिन तो हम पढ़ते नहीं है, रात को जब सो रहे होते हैं तो तकिए पर सर रखकर हम
क्या कर रहे होते हैं, अपने घर की सीलिंग को देखते हुए सोच रहे होते हैं मेरा क्या होगा, ये दुनिया कैसी है। फालतू की जो हम बातें सोचते हैं ये हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है जो अपने बारे में सोचती है। शुरुआत में कितनी थी, शुरुआत में थी 7, लेकिन बाद में इसमें एक और जोड़ दी गई और ये बन गई कितनी, 8, जिसे हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक बुद्धि, जो कि नेचर से रिलेटेड होती है कि नेचर के बारे में हमारा क्या एस्पेक्ट है, नेचर के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो दैट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दैट वाज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर एंड देयर आर 8, क्या है इसमें, 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस आर देयर इन दिस थ्योरी। और मैंने 8 की 8 आपको समझा दी है, यही नोट आपको लिखना है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इतना नोट आपके लिए काफी होगा। इसमें पूरे आपको 50+ वर्ड मिल जाएंगे, 80 वर्ड्स में आपसे लगभग ये पूछा जाएगा। डन। चलिए यहां से शुरू हो जाती है आपके यूनिट सेकंड। 15 मिनट के सेशन में हमने एक यूनिट को कर दिया परफेक्टली कवर, जो कि मैंने सोचा भी था और कर भी दिया। अब बात करते हैं अनरीच्ड लर्नर। अनरीच्ड लर्नर का मैंने आपको बताया जिनके पास कुछ मूलभूत सुविधाएं तक उनकी क्या नहीं होती, सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती, क्योंकि एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे हम कह रहे हैं अनरीच्ड। क्या कह रहे हैं दोस्तों, अनरीच्ड। और अनरीच का मतलब जो पहुंच से बाहर हो, जो क्या हो दोस्तों, पहुंच से बाहर, है ना। अब तुम देखो इग्नू का एस्टेब्लिशमेंट ही क्यों किया गया था, अगर इग्नू की बात करें हम जिससे पढ़ रहे हैं, तो इग्नू यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था डिस्टेंस लर्निंग के लिए, यानी जिन लोगों की पहुंच तक क्या नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, वो लोग इग्नू से क्या कर पाते हैं, डिग्री कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या है, अनरीच लर्नर तक किसी चीज को, लर्निंग को पहुंचाने के लिए एक इनिशिएटिव है। इग्नू इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हु आर द अनप्रिविलेज्ड लर्नर, ऐसे कौन से लर्नर होते हैं जिनके पास सुविधाओं की क्या होती है, कमी होती है। देखिए अनप्रिविलेज्ड का मतलब या अनरीच्ड का मतलब क्या है, ऐसे लोगों से है जो कि अपने आप में क्या है, डिसएडवांटेज्ड है। ये तीन शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, अनप्रिविलेज्ड, अनरीच्ड और डिसएडवांटेज। ये ऐसे लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली यानी धन के तौर पर, सामाजिक तौर पर और भौगोलिक तौर पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। इन तक मूलभूत सुविधाएं जैसे हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और इसके अलावा सुविधाएं और मूलभूत कौशल भी इन लोगों को नहीं आते। ऐसे लोगों को हम कहते हैं अनप्रिविलेज्ड लोग। भारत ने कितना भी विकास कर लिया हो, लेकिन आज भी भारत के बहुत सी ऐसे समुदाय लोग हैं जिन तक अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी है। ऐसे ही लोगों को हम अनप्रिविलेज्ड लर्नर कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति कहते नहीं है, ये जीवन जो है, ये जीवन एक लर्निंग है, पूरा जीवन व्यक्ति सीखता ही रहता है, लेकिन उसके लिए सीखने के अवसर कितने उपलब्ध हैं, इस बात पर डिपेंड करता है हमारा अनप्रिविलेज्ड लर्नर का कॉन्सेप्ट, कि किसी व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं या नहीं है। क्लियर। अगर सुविधाएं नहीं है किसी स्टूडेंट के पास, तो उस स्टूडेंट को हम मानते हैं अनप्रिविलेज्ड लर्नर। और आपको पता है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में वो बच्चे पढ़ पाएं जो कि कम पैसों में अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा आज भी हमारे देश में उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की शिक्षा हमारे देश में आपके प्राइवेट स्कूल्स देते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ में आया अनप्रिविलेज्ड लर्नर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है व्हाट मेक्स द अनप्रिविलेज, जो उन्हें अंडर प्रिविलेज्ड बंदा बना देती है ना। ऐसी कौन सी चीज है, कुछ ऐसे कारण जिनके कारण एक लर्नर क्या हो जाता है, जिनके कारण एक लर्नर अनरीच्ड हो जाता है, वो शिक्षा नहीं ले पाता, वो पढ़ नहीं पाता, अनरीच्ड हो जाता है। ऐसे कौन से कारण है, तो सबसे बड़ा कारण तो है, देखो दोस्तों, गरीबी। गरीबी एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे जीवन को खा जाता है। मैं कहता हूँ गरीबी एक ऐसा कीड़ा है जो जीवन की खुशियों को खा जाता है। और बहुत फेमस टीचर है यूट्यूब पे, खान सर, उनका एक कोट मेरे को यहाँ पे याद आ रहा है जो उन्होंने कपिल शर्मा शो में कहा था, आपको मैं फिर याद दिलाता हूँ उसे। उन्होंने कहा था कि मौत भी तो जल्दी आना गरीब के दरवाजे पर, क्योंकि कफन के पैसे भी खत्म हो जाते हैं दवाइयाँ खरीदते खरीदते। तो ये गरीबी है हमारे देश की, ये एक ऐसा कोट है, रोंगटे खड़े कर देता है अगर इसको गहनता से समझे। तो आप देख रहे हो जो व्यक्ति गरीब होगा वो अपने आप में डिसएडवांटेज हो जाएगा, उसके पास तक शिक्षा कैसे पहुंचेगी, वो अपने आप में उसके पास पिछड़ापन आ जाएगा और कहीं ना कहीं उसके पास अपॉर्चुनिटीज की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। तो पहला कारण आपको समझ में आया कि बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड क्यों हो जाते हैं। ठीक है, उतारना भी आपको कुछ नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे देंगे। इसके अलावा उनके साथ बार बार क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, और उनका क्या होता है, नॉर्मली शोषण भी होता है। स्पेशली हमारे देश में अगर बात करें तो आपने सुना होगा जो ट्राइबल पीपल है, जनजातीय जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, उनको ज्यादा आरक्षण इसलिए दिया जाता है क्योंकि ताकि उन तक क्या हो सके, शिक्षा के कुछ अवसर पहुंच सके।
वो ज्योग्राफिकल और लोकेशन के तौर पर भी क्या होता है, डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा इलाका हो, जहाँ पर बिजली पानी की सुविधाएं भी ना हो, तो वहाँ स्कूल कहाँ से आएंगे, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल कहाँ से आएंगे, तो वो ज्योग्राफिकल तौर पर भी क्या होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। और साथ साथ उनकी खुद की कल्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन उन्हें कल्चरली डिसएडवांटेज माना जाता है, क्योंकि उनके रीति रिवाज जो है वो पुराने होते हैं। स्पेशली आप स्लम्स की अगर बात करें, झुग्गी झोपड़ियां, तो आप उनके कल्चर को देखना, वहां के ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन तक एजुकेशन की कमी है, उन्हें पता ही नहीं है अच्छा और गलत क्या होता है। उन्हें बस एक चीज पता होता है कि 2 रोटी कमाने का सही तरीका जो भी है वो गलत है, चाहे सही, हमारे लिए तो वही सही है ना। और वो कहते नहीं है गोविंदा, आज मुझे डायलॉग बड़े याद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो गोविंदा कहते हैं ना कि कोई कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से अपराधी बन के पैदा नहीं होता, ये जो भूख होती है ये समाज में आके पता चलती है, और सारी चीजें कहाँ सीखता है बच्चा, सोसाइटी से सीखता है। तो स्लम्स का कल्चर ही ऐसा हो जाता है कई बार कि वहाँ के जो ड्वेलर्स होते हैं, वहाँ के ड्वेलर्स मतलब निवासी, और जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो अपने आप में एजुकेशन के पहुंच से बाहर हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अंडर प्रिविलेज लर्नर की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर प्रिविलेज लर्नर की, पहली, लो कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो उनके माइंड का डेवलपमेंट होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती, वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि उनके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज, कॉग्निशन कम पाया जाता है। संज्ञान की उनके अंदर क्या होती है दोस्तों, कमी होती है कॉग्निशन की। ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी, पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी का मतलब है उनकी भाषा का विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ होता, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं होता, इसलिए वो ऐसी भाषा बोलते हैं, और बिड़ू क्या हाल है, मजे में अपुन, वो एक व्यक्ति को अपुन बोल रहे होते हैं, है ना, और जब चांटे लगने पाते हैं तो सब भग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी की क्या है दोस्तों, बात है कि उनकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उस प्रकार का नहीं हो पाता। लो सेल्फ स्टीम, कई बार ये अपने आप में बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अपने आप को ही गिरा हुआ समझने लगते हैं, अपने आप को ही क्या समझने लगते हैं ये लोग, क्योंकि समझ तो है नहीं। ये उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबकी बात नहीं कर रहा, ये उन कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी भी शिक्षा से दूर है, स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है। ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा समाज से बायकोटेड समझते हैं, ये अपने आप को क्या समझते हैं, उस वर्ग का समझते हैं जो उस सोसाइटी के साथ मैच ही नहीं हो सकता। वो सोचते हैं अपर क्लास अलग है, अपनी लोअर क्लास अलग है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दूंगा, आपने एक मूवी देखी होगी रणवीर कपूर की गली बॉय, है ना, तो आपने गली बॉय मूवी तो देखी होगी, तो उसमें आपने 2 सोसाइटी देखी होंगी, एक वो सोसाइटी अमीर और एक गरीब। तो लो सेल्फ स्टीम किसका मिलता है, रणवीर सिंह का। क्यों मिलता है? क्योंकि वो एक अंडर प्रिविलेज परिवार से आता है। रणवीर सिंह का सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा लो मिलता है, लेकिन ये सब चीजें होने के बावजूद उनके अंदर पाया जाता है हाई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अमीर लोगों में नहीं मिलती, जिम्मेदारी का एहसास। कहते नहीं है कि वक्त से पहले बड़े कौन होते हैं, गरीब के बच्चे, है ना, और वक्त से पहले बदतमीज कौन हो जाते हैं, अमीर के बच्चे। तो ये हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है दोस्तों, ये इनमें मिलती है। इमोशनली बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर मैं रहूंगा तो मेरी माँ भी रोएगी, तो उसके आंसू छुपाने के लिए कई बार खुद भूख से नहीं रोते। इसलिए मैं मानता हूं कि कई बार शिक्षा का ना होना भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी शिक्षा बढ़ती जा रही है उतने हम इमोशनली कम होते जा रहे हैं, लोग लालच की तरफ ज्यादा भग रहे हैं। हमारी शिक्षा ऐसी हो गई है, शिक्षा की फिलोसफी हमारी कैसी हो गई है, प्रैग्मेटिज्म वाली हो गई है, प्रयोजनवाद वाली हो गई है, कि हमें केवल लालच तो दिखाई देता है, लेकिन हमें लोगों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। ये पढ़े लिखे लोग ही तो है कि कोई मर रहा हो और उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन अनपढ़ कभी ऐसा नहीं करता। अनपढ़ पहले उसे हॉस्पिटल लेके जाता, वो कानून की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता, ना उसमें इतनी समझ होती जितनी बेवकूफ वाली समझ पढ़े लिखे लोगों में मिलती है। मेरा सेल्फ आप मान सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। क्लियर दोस्तों? इससे मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। द लर्नर विद स्पेशल नीड्स, जो लर्नर होते हैं स्पेशल नीड्स वाले, यहां से शुरू होती है आपकी यूनिट 3 दोस्तों। समझ में आया आपको, नहीं आया? और यहाँ पर अगले 10 मिनट के सेशन में मैंने आपको यूनिट 2 भी करा दी, क्वेश्चन जरूर छपेगा, इस बात की मैं आपको दूंगा गारंटी। क्लियर? अब देखिए द लर्नर विद स्पेशल नीड्स, मैं आपको बताता हूँ स्पेशल नीड्स होते क्या है। इन्हें हम कहते हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, एसएनसी कह लीजिए आप, चाहे आप इन्हें डिसेबल्ड पर्सन कह लीजिए, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी आपको मिलेगी। पहले समय में इनको हैंडीकैप्ड कहा जाता था, है ना,
इन लर्नर्स को क्या कहा जाता था, हैंडीकैप्ड कहा जाता था, जो कि अब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गलत है। किसी को अपंग कहना उसकी बेइज्जती करना जैसा है और नहीं कहना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एक शिष्टाचार भरा व्यवहार किया जाए, इसके लिए हम उन्हें स्पेशल नीड या डिसेबल्ड पर्सन कहें तो ज्यादा जरूरी है ना। स्पेशल नीड क्यों? क्योंकि उन्हें बस थोड़ी खास जरूरतें हैं, बाकी वो हमसे अलग नहीं है। उनका इंटीग्रेशन इंक्लूजन हम करें अपने साथ, उनका सेपरेशन ना करें। भाई पहले क्या सोच थी हमारी कि नॉर्मल चाइल्ड अलग पढ़ेगा और स्पेशल वाला बच्चा अलग पढ़ेगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते थे, सेपरेशन। लेकिन सेपरेशन से हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। सेपरेशन से जो ये स्पेशल नीड वाला बच्चा है वो अपने आप को जनरल बच्चे से जोड़ ही नहीं पाता, उसको लगता है मैं कुछ अलग हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है ना। इससे बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए हमने सेपरेशन को हटाया और हम क्या लेके आए, इंडियन एजुकेशन में इंक्लूसिव शिक्षा लेके आए। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसमें हमने ये कहा कि सेपरेशन नहीं इंक्लूजन लेके आइए, जनरल बच्चे के साथ ही स्पेशल नीड वाला बच्चा पढ़ाया जाए ताकि वो घुल मिल पाए और अपने आप को डिस्क्रिमिनेट ना पाए, भेदभाव ना पाए। समझ में आया? तो आप बताइए सेपरेशन अच्छा है इंक्लूजन? तो आप कहेंगे सर इंक्लूजन ज्यादा अच्छा है सेपरेशन से। क्लियर? अब देखिए स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। अब आप ही देखिए लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की अगर बात करूं, मान लीजिए कोई लर्नर आपका ब्लाइंड है, क्या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा? आप कहेंगे यस हो तो पाएगा सर, लेकिन क्या वो राइटिंग कर पाएगा? क्या वो राइटिंग कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने कभी अल्फाबेट्स नहीं देखे। क्या वो रीडिंग कर पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं, लेकिन वो हाँ बोल पाएगा, क्योंकि सुनकर और बोलकर क्या हो सकता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग से आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन लैंग्वेज के दो स्किल्स में कहीं ना कहीं कमजोर रह जाएगा। इसके लिए बनाई गई है ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट। क्या बनाई गई है दोस्तों? ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई है, जिसमें कुछ उभरे अक्षर होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। आपने कुछ इस तरीके की ब्रेल स्क्रिप्ट आपकी देखी ही होगी। बिंदुओं के थ्रू, 6 बिंदुओं के थ्रू पूरी ब्रेल स्क्रिप्ट बनी है, जिससे अब ब्लाइंड स्पेशल नीड चाइल्ड जो होता है वो पढ़ भी पाता है और लिख भी पाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो बहुत सी लैंग्वेज प्रॉब्लम इनके साथ आती है, जैसा कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अभी सबसे पहली बात तो कौन कौन से सम कॉमन डेफिशिट्स नोटिस अमंग्स लर्नर, यानी लर्नर्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, उनके लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे ज्यादा आज के समय ये मिलता है परसेप्शन, धारणा। हम कई तरीके की धारणा बना लेते हैं, जैसे कुछ लोगों ने धारणा बना रखी है गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर पढ़ाते ही नहीं है, तो वहां के स्टूडेंट क्या होते हैं, चाहे टीचर कितना ही हीरा हो, टीचर कितना ही बेहतरीन पढ़ा रहा हो, क्यों ना पढ़ा रहा हो, पूरे हंगे लगा रहा हो। हंगे हमारे यहाँ कहते हैं, बागपत बड़ो साइड में हंगे मतलब लाइक आप समझ के चलो मेहनत, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी धारणा ऐसी बन जाती है, फिर हम उसे भाव नहीं देते। पता है सरकारी स्कूल की शिक्षा बर्बाद क्यों है? क्योंकि हमने ऐसी धारणा बनाई हुई है वहां पढ़ाई तो होती नहीं है। अगर वहां पढ़ाई नहीं होती तो माँ बाप बच्चों को देखने जाते नहीं। प्राइवेट स्कूल में अच्छी क्यों होती है? क्योंकि माँ बाप बच्चे की शिक्षा पर पूरा फोकस करते हैं, क्योंकि घर से फीस जा रही है, और फीस जा रही है तो एक एक रुपया कैसा होना चाहिए, नजर में रहता है। तो देख के आते हैं पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, 500 रुपए तो लिए थे तुमने। अब प्राइवेट स्कूल में तो पैसे दिए जाते हैं, इसलिए वहां माँ बाप पूरा ध्यान रखते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे, वहां से पैसे उल्टे आते हैं, और जहां से पैसा आ रहा हो वहां बच्चे का जीवन बर्बाद हो चाहे सही हो, हमें क्या लेना है, अपनी धारणा सेट है कि वहां पढ़ाई नहीं होती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, परसेप्शन बना लेना। बिहेवियर, सबसे बड़े बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था एक डिसऑर्डर होता है, मैंने आपको बताया था ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के तहत क्या होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, आपने ADHD का नाम सुना होगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका नाम आपने सुना होगा, जिसमें बार बार हाइपर एक्टिव हो जाता है चाइल्ड। अगर ताली बजा रहा है तो बजाया जा रहा है, अगर वो चिल्ला रहा तो चिल्लाया जा रहा है, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। कुछ तुमने अपने दोस्त भी ऐसे देखे होंगे जो इतने ज्यादा शैतान होते हैं कि 5 मिनट शांति से बैठ ही नहीं सकते। वो क्या होते हैं, शैतानी आत्मा उन्हें कहते हैं। ऐसे डिसऑर्डर को हम ADHD कहते हैं, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं। रीडिंग को लेकर भी बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आपको कहा था डिसलेक्सिया, दोस्तों क्या कहा था, डिसलेक्सिया एक प्रॉब्लम है जो कि रीडिंग डिसेबिलिटी से संबंधित होती है, डिसलेक्सिया। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है। स्पेलिंग एरर्स, जब लिखने में आपको दिक्कत होती है, स्पेलिंग प्रॉब्लम्स आप करते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्ग्राफिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित प्रॉब्लम। न्यूमरेचर में जब आपको प्रॉब्लम होती है, मैथमेटिकल गणना करने में अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आपकी गणना बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप डिसकैलकुलिया से पीड़ित हैं। आप क्या है, डिसकैलकुलिया, ओके डिसकैलकुलिया। क्लियर, इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, लेकिन आपके लिए सिलेबस में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया ही है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे नाम बता रहे हैं, ये सब लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि स्पेशल नीड चाइल्ड में नॉर्मली आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर, समझ में आया, मजा आ रहा है क्लास में। स्पीच प्रॉब्लम कैसी कैसी होती है,
बोलने में कैसी कैसी प्रॉब्लम होती है भाई, आवाज में कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई बहुत ही सॉफ्ट बोलता है, लड़का है लेकिन ऐसा बोलता है लड़की की तरह, कहाँ जा रही हो, क्या है, सॉफ्टली आवाज। टू लाउडली, कोई कोई बहुत तेज बोलता है। किसी किसी की मोनोटोन होती है ना। और किसी किसी को डायरेक्ट क्या होता है, डाउन सिंड्रोम्स होते हैं। कुछ बच्चों को डाउन सिंड्रोम्स होते हैं जिनके कारण उनकी आवाज में कई बार इंपैक्ट होता है। आपने देखा कई बार छोटे बच्चों की आवाज आदमियों जैसी होती है। ये क्या है, स्पीच प्रॉब्लम है। उम्र के अनुसार आपकी आवाज अपने आप चेंज होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना, और सही रेशियो नहीं बैठ पा रहा उम्र और वॉइस का, तो कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है। इसके अलावा कहीं कहीं आर्टिकुलेशन में दिक्कत होती है, उच्चारण में। जैसे उच्चारण में कैसे दिक्कत होती है, कुछ लोग रा को वाह बोलते हैं। रा को क्या बोलते हैं दोस्तों, वाह। अगर रैबिट बोलना है तो रैबिट की जगह वो वैबिट बोलते हैं। ऐसा एक नजर में मेरा भी दोस्त कभी स्कूल में हुआ है, वो क्या कहता था, रात को वात कहता था, वात, है ना। हम उसे जानबूझ के बुलवाते थे जब हमें समझ नहीं थी ना। हम उससे कहते थे वो वाला गाना सुनाइए, रात को आऊंगा मैं, तो रात की जगह वो क्या कहता था पता है, वात को आऊंगा मैं। तो ये क्या है, ये एक आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है, दैट इज स्पीच डिसेबिलिटी। स्टैमरिंग, हकलाना या फिर स्टटरिंग, यानी रुक रुक कर बोलना। जैसे ब्रदर बोलना है तो बा 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 ब्रदर बोल रहा है वो, स्टैमरिंग। ये भी क्या है, एक स्पीच डिसेबिलिटी है। और जितनी भी डिसेबिलिटी है, इन आज के समय सबका इलाज है दोस्तों। अगर आप भी किसी ऐसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं और आप उसे छुपा रहे, अपनी कमजोरी मान रहे, तो कमजोरी ना मानिए। आप कहीं ना कहीं उस चीज को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और नहीं हो पा रही है तो सोसाइटी से आप डिमोटिवेट मत होइए। दुनिया का काय तो चार बातें बनाती ही है, पांचवी आप बना दो और दुनिया को बेवकूफ साबित कर दो। लेकिन कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना अपनी किसी भी डिसेबिलिटी को लेकर। इसके अलावा रीडिंग डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। रीडिंग डिफिकल्टीज में होती है इलिटरेसी, अनपढ़ होना, जिसको बिल्कुल ही नहीं पता होता। ठीक है। सेमी लिटरेसी क्या होती है, सेमी लिटरेसी का मतलब ये होता है कि 7 से 9 साल का जो चाइल्ड होता है, 2 ईयर्स बिलो द क्रोनो। आप देखो, आप ये समझ के चलो, लिटरेसी हो सेमी लिटरेसी हो, केवल इतना समझ के चलो कि उम्र के हिसाब से जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए, अगर उसे नहीं मिल रही है तो इलिटरेट है, सीधी सी बात है। आप देखो, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की उम्र 15 से 16 साल है तो 10वीं क्लास में होना चाहिए। लेकिन अगर उसका माइंड जो है, उसकी क्रोनिकल एज जो आपके क्या है, क्रमिक एज है, वो तो 15-16 साल है, लेकिन उसका आईक्यू कितना है, मान लीजिए उसका आईक्यू 5वीं क्लास के बच्चे जैसा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक इलिटरेसी है, ये उसकी क्या, रीडिंग डिसेबिलिटी है। आप देख पा रहे होंगे 10वीं क्लास का बच्चा भी हमारे यहाँ सही से हिंदी की बुक नहीं पढ़ पाता, इंग्लिश तो छोड़ ही दो। ये क्या है, रीडिंग डिफिकल्टीज, रीडिंग बैकवर्डनेस, पढ़ाई में दिक्कत होना, या फिर रीडिंग रिटार्डनेस। ये रीडिंग रिटार्डनेस क्या होता है कि आपकी क्रोनिकल एज तो कितनी भी हो, पर आपकी मेंटल एज क्या है, कम है। दो प्रकार की एज होती है आपकी, ये मैं आपको बता देता हूं, आपके जीवन में काम आएगी। एक होती है आपकी, यहाँ पर लिखा भी होगा, क्रोनोलॉजिकल एज। कौन सी, क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपकी वास्तविक उम्र है। और एक होती है आपकी मेंटल एज, यानी कि बुद्धि के अकॉर्डिंग तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए। अब कहते नहीं है, वैसे तो खा पी के 18 साल का सांड हो रहा है ना, और बुद्धि है 13 में 4 साल के बालक वाली। तो ये जो बुद्धि की एज होती है उसे मेंटल एज कहते हैं, और जो वास्तविक एज होती है उसे क्रोनिकल एज कहते हैं। अगर आपकी क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज सेम है तो इसका मतलब आप क्या है दोस्तों, अच्छे ट्रैक पर है, आपका डेवलपमेंट अच्छा है। लेकिन इंडिया में वास्तव में ऐसा पाया नहीं जाता। इंडिया में दो तरीके के बच्चे मिलते हैं, 5 साल की उम्र में साइंटिस्ट जैसे, और साइंटिस्ट की उम्र में 5 साल के बच्चे जैसे, ऐसे ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। राइटिंग में कैसी कैसी डिफिकल्टीज आती है दोस्तों, सिलेक्शन ऑफ आइडिया। जब भी आप कुछ लिखने बैठते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं अभी एक ऐसे लिखो, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। आइडियाज को सिलेक्ट नहीं कर पाते, आइडियाज हो जाए तो फिर हमें सेंटेंस बनाने नहीं आते, सेंटेंस भी बना ले कुछ वर्ड मीनिंग्स हमसे नहीं आते, वर्ड मीनिंग्स भी बना ले हमारी हैंड राइटिंग साफ नहीं होती, हमें स्पेलिंग नहीं आती, हमें फॉर्मेट नहीं पता होता एस्से का। इसके अलावा हमारे अंदर मोटर स्किल नहीं होता ताकि हम अच्छे तरीके से लिख पाए। मोटर स्किल समझते हो, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो मैं आपसे कहूं ऐसे रीडिंग लिख दो, है ना, डॉक्टर वाले मोटर स्किल्स, कुछ ऐसे लिखते हैं बिल्कुल साफ साफ, और कुछ ऐसा लिखते हैं कि डॉक्टर भी ना समझ पाए, है ना, कुछ ऐसा लिख दो। ये क्या, ये मोटर स्किल्स है। जब आप ब्रेन से क्या कर रहे हैं, इन्हें सिग्नल्स दे रहे हैं उंगलियों को, तो ये उसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, मोटर स्किल्स कहते हैं। मोटर स्किल्स काम आती है आपकी फॉर्मिंग लेटर्स में, ये आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी राइटिंग अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं, ये डिफिकल्टीज हमें देखने के लिए मिलती है, नहीं मिलती? अगर मिलती है तो जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ सर हमें ये डिफिकल्टीज देखने के लिए मिलती हैं। और इसी 15 मिनट के सेशन में मैंने फिर खत्म कर दिया आपका क्या, 15 नहीं 10 मिनट के सेशन में एक यूनिट और खत्म कर दी। अब मैं ब्लॉक वाइज इसलिए करा रहा हूँ, एक बार मैं सब करा के पीछे हट जाऊं, उसके बाद आप आराम से बैठ के पढ़िए, और मैं आपको फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार थ्योरेटिकल हम इस पूरी बुक को कवर कर लेते हैं। हेल्पिंग द लर्नर टू बी एन ऑटोनोमस। मैंने आपको बताया था दोस्तों ऑटोनोमस क्या होता है, इस पर छोटा सा लेक्चर मैं आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। ऑटोनोमस का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ स्टडी।
क्या होता है ऑटोनोमस का मतलब? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आज के समय में सोच ये बन गई है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे सोच ये बन गई है कि एक अगर स्टूडेंट है, ये यदि स्टूडेंट है दोस्तों, तो इसे पढ़ाने के लिए एक टीचर की जरूरत जरूर है। बिना टीचर के पढ़ ही नहीं सकता, हमारी मेंटेलिटी बन गई है। टीचर क्या करेगा? जो पढ़ाएगा बस ये इतना ही पढ़ेगा, घर जाके कुछ नहीं पढ़ता। ऐसे ही होता है आज के समय। मैं तुम्हें जितना पढ़ा देता हूँ कुछ लोग उसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन टीचर वास्तव में करता क्या था? पहले टीचर का काम होता था मार्गदर्शक का, जिसे हम गुरु कहते थे, है ना। और बाकी सब करता कौन था? स्टूडेंट। जब सब कुछ स्टूडेंट ही करते थे गुरुकुल शिक्षा में, उस प्रक्रिया को हम ऑटोनोमस कहते थे दोस्तों। उस प्रक्रिया को क्या कहते थे हम? ऑटोनोमस स्टडी, सेल्फ स्टडी। अगर किसी को आईएएस बनना होता है ना, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आईएएस नहीं बना सकता। हम कहते हैं आईएएस की बेहतर कोचिंग आईएएस बनाती है, नहीं, ये गलत है। कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी या ऑटोनोमस स्टडी की जहाँ बात आती है वही कामयाब है। कोई दूसरा टीचर आपको पढ़ाता नहीं है। पहली बात ये चीज़ आप दिमाग से निकाल लीजिए। मैं आपको कितना बेहतरीन पढ़ा लूँ, जब तक आप खुद से उसे लिख के नहीं पढ़ेंगे आपको आ ही नहीं सकता, है ना। तो आप इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि जो ऑटोनोमस स्टडी होती है सेल्फ स्टडी की तरह होती है। और हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एक स्टूडेंट की, एक लर्नर की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। और जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो हमारा रोल यहाँ पर क्या हो जाता है? एज ए टीचर हो जाता है। तो एज ए टीचर हम एक स्टूडेंट की कैसे मदद कर सकते हैं उसकी लर्निंग को ऑटोनोमस बनाने के लिए। तो आपको यहाँ एक लाइन दिखाई देगी, टू बी एन ऑटोनोमस द लर्नर हैज टू नो व्हाट टू लर्न। यानी हमें बच्चों को ये सिखाना है कि तुझे क्या सीखना है और कैसे सीखना है। हम कर क्या रहे होते हैं? हम डायरेक्ट सिखा रहे होते हैं। जैसे मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है कि ये पेन है, तो आजकल टीचरों का पढ़ाने का तरीका क्या है? बच्चों ये पेन है, पहले ही बता दिया। अब वो क्या करेगा? वो सुन लेगा, लिख लेगा, खत्म कहानी, है ना। लेकिन वास्तव में करना क्या होता है? ये क्या है ना। क्या आपने कभी इसका यूज किया है? इसका इंट्रोडक्शन आप बाद में दीजिए, पहले बच्चों से निकलवाइए ना वो चीज। उसे ही हम कहते हैं व्हाट टू लर्न और हाउ टू लर्न। ये हमें किससे कराना है? बच्चे से कराना है। उसकी विलिंगनेस, उसकी इच्छा को फोकस कीजिए और उसकी रेडीनेस को देखिए। किसको देखिए? उसकी रेडीनेस को। कई बार क्लास में आते हैं टीचर, आते ही सब में लठ फेर देते हैं, पूरी क्लास में पीट देते हैं सबको। हालांकि अब तो आरटी 2009 के तहत पीटना अलाउड नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट बैन है। लेकिन पहले ऐसा होता था, सब में लठ फेर देते थे और सब में लठ बजा। आप कहोगे सर लठ क्या होता है? जो हरियाणा से लोग हमारे साथ जुड़े हुए ना, पता होगा, डंडे को लठ कहते हैं, स्टिक। तो सबको पीट दिया और पीटने के बाद पढ़ाना शुरू, तो रेडीनेस हो गई अब सबकी। लेकिन रेडीनेस ऐसे नहीं होती। रेडीनेस होती है आपके साथ एक तरीके से कंटेक्स्ट बना के, बात करके, स्टूडेंट के साथ बात करके, है ना। जब भी तो आपका ध्यान क्लास से हटता नहीं है ना। अगर आप ज्यादातर लोग मेरी क्लास देखते होंगे तो बाय द चांस ऐसा कभी होता होगा कि आपका ध्यान मेरी क्लास से हटता हो, वरना मैं फोकस करता हूँ कि आपकी रेडीनेस पे पूरा फोकस करूँ, पढ़ने की तैयारी आपकी पूरी हो, विलिंगनेस पूरी हो। तो हमें करना क्या है? अगर उसे ऑटोनोमस बनाना है तो उसे सोचने का अवसर दो। जैसे मैं आपको सोचने का अवसर देता हूँ, बताओ क्या ऐसा सही है गलत। सोचने का आपको क्या देना दोस्तों? अवसर देना है। कमेंट करो, जस्टिफाई करो उसकी इच्छाओं को, साथ साथ वैल्यू दो उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब कॉन्ट्रीब्यूशंस के वैल्यू की बात आई है तो एक मूवी मुझे याद आ गई, 3 इडियट। याद आई? उसमें एक व्यक्ति था जो एक गाना गाता है, याद करो, दिमाग लगाओ। एक गाना गाता है, गिव मी सम साइन, गिव मी सम वे, है ना, गिव मी अनदर चांस टू वाना ग्रो अप वंस अगेन। सुना आपने गाना? वो गिटार बजा के गा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने एक नया ड्रोन बनाया था, है ना। अब उसने क्या किया था? अपना एक नया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या जो आपके क्या थे, सहस्त्र बुद्धि साहब थे वहां के डायरेक्टर इंजीनियरिंग कॉलेज के, क्या उन्होंने उसके उस नई खोज को वैल्यू दी? नहीं दी। यही क्या है? यहीं से हम उसके ऑटोनोमस को खत्म कर देते हैं और हम उसे बना देते हैं अपने अकॉर्डिंग। ज्यादातर कॉलिंग इंस्टीट्यूट का आज के समय क्या हाल है? जो मैं पढ़ा रहा हूं वही परम सत्य है, तुम अपनी बुद्धि मत लगाओ। लेकिन हम अपने चैनल से हमेशा क्या कहते हैं आपको? हमेशा ये कहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे इनफ नहीं है। आप बुक खोलिए, आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, गाइडेंस लीजिए, कमेंट्स कीजिए। क्यों? क्योंकि सीखना आपको है, करना आपको है, कोई किसी के लिए नहीं करता। ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ। टीचर एक मिथ है, गाइडेंस करने वाला व्यक्ति अपने आप में ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का पूरा ब्लॉक फर्स्ट, जिसके अंदर 4 यूनिट थी, मैंने आपको कंप्लीट करा के दी। उम्मीद आपको मजा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो क्या करें, जो वास्तव में इग्नू से पढ़ रहे हैं। और साथ साथ आप ये जरूर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोग हमारे साथ जुड़ सकें। कल ही मुझे पता चला कि हमारी 70% ऑडियंस ऐसी है जो हमारे यहाँ रेगुलर क्लास लेती है और बताओ सब्सक्राइब नहीं करती। हमें कैसे पता चलेगा वो वास्तव में हमसे क्लास ले भी रही है? व्यूज़ हैं आपके 40-40, 50-50 हज़ार और सब्सक्राइबर्स हो नहीं रहे 13,000 भी सही से। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसी एक अच्छी क्लास के साथ, जुड़े रहिए।
अभी क्राइम पेट्रोल नहीं है, इग्नू वाला से। धन्यवाद दोस्तों।